Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. Also good morning everyone. द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2022। आज का जो डे है उसको वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। जो भी लोग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एलियंस के रूप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, एलियंस के बारे में जानना का उनको शौक होता है, एक्स्ट्रा टेरिटरियल बॉडीज़ के बारे में जानने का शौक होता है, प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उनके लिए एक बहुत स्पेशल डे है। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि गूगल के थ्रू आज हमें मिली। स्टार्ट करते हैं अपना आज का एनालिसिस, पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, बिगिनिंग्स आर नेवर ईजी। आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो, कोई भी न्यू इनिशिएटिव आप लेकर आ रहे हो, तो आपको टाइम लग सकता है। अगर आप सोचो कि ईजी होगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। बिगनिंग्स आर नेवर ईजी। अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को ही ले लो। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि अरे कुछ बुक्स तो हमें समझ ही नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपने फर्स्ट रीडिंग करी, सेकंड रीडिंग करी, थर्ड रीडिंग करी, एंड वही बुक आपकी स्ट्रेंथ बन गई। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, बिगनिंग्स आर नेवर ईजी। धीरे धीरे जब आप डेवलपमेंट आगे करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमेशा जो बिगनिंग होती है आप उससे डरे नहीं। एंड हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में लड़खड़ाएं, बट आगे बढ़ते रहें एंड अपनी जो सक्सेस है उसको हासिल करते रहें। स्टार्ट करते हैं अपने आज के न्यूज़पेपर को। पेज नंबर 1 पर हमें आर्टिकल देखने को मिला, उद्धव क्वेश्चन रैशनल फॉर बीजेपी अलायंस विद सेना फैक्शन। देखिए महाराष्ट्र के अंदर हमें क्या सीन देखने को मिल रहा है कि जो पॉलिटिकल वे में अगर हम देखें तो सब कुछ उथल पुथल हो गया है। वहाँ की जो सरकार थी वो गिर गई एंड हमें न्यू चीफ मिनिस्टर आते हुए नजर आए, ठीक है, एकांत शिंदे जी। एंड उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पद से चले गए। अब उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि सेम प्रपोजल 2019 में अमित शाह जी के साथ जो था वो हमारा नेगोशिएशन चल रहा था, बट उस टाइम पर इन्होंने इसको नहीं माना। तो अब क्या हो गया, अब ये क्यों इस चीज़ को मान रहे हैं। एंड ये ऑल्सो ये भी कह रहे हैं कि अगर 2019 में बीजेपी ने इसको मान लिया होता तो सीएम कैंडिडेट उनका करीबन 2.5 साल के लिए तो रहता, आधे टर्म के लिए तो रहता, पर अब तो उनको क्या मिल रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो सीन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, बिल्कुल अलग सा ही हो गया है। एंड ऑल्सो महाराष्ट्र से रिलेटेड आगे जो है जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी उसको हम कवर करते रहेंगे। एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कुछ भी आएगा उसको भी हम कवर करते रहेंगे। अगला इसी के साइड में ही आप आर्टिकल दे सकते हैं, नुपुर शुड हैव अपोलोजाइज से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा जी ने जो भी बात बोली है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी है एंड उनको अपोलोजाइज करना चाहिए अपनी स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला है कि उन्हीं की वजह से देश के अंदर हमें ये परेशानी देखने को मिल रही है। कम्युनल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया है जिसकी वजह से लोगों के जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो गए, एंड देयर फोर शी शुड आउटराइटली अपोलोजाइज फॉर द सेम। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है। अगला आर्टिकल आप इसके साइड में ही देखिए, जीएसटी रेवेन्यू सरपासेस 1.44 लाख करोड़। इंडिया ने रिकॉर्ड किया है इट्स सेकेंड हाईएस्ट मंथली ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू इन जून, दैट इज 1,44,616 करोड़ रुपीज़। 56% ये ज़्यादा देखने को मिला है देन द ईयर अर्लियर, जब सेकेंड कोविड वेव हमें देखने को मिली थी एंड हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो ख़राब हो गई थी। रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स rose to 55%, while domestic transaction and import of services 56% हायर हमें देखने को मिली है इस मंथ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक बात है। ऑल्सो सरकार बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ से कि कहीं जो रेवेन्यूज़ है वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो सरकार आगे ज़्यादा उसको लगा पाती है देश के हित के लिए। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। पेज नंबर 2 पर दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड हमें एक आर्टिकल देखने को मिला है, स्टूडेंट टू बी असेस्ड ऑन देशभक्ति कैरिकुलम। देखिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है न्यू असेसमेंट गाइडलाइन ऑन फ्राइडे, एंड इसके तहत ये बोला गया है जो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 के बच्चे हैं उनको असेस किया जाएगा फॉर हैप्पीनेस एंड देशभक्ति कैरिकुलम, वाइल जो स्टूडेंट हैं क्लास 9 के एंड 11 के उनको असेस किया जाएगा देशभक्ति एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम के बिहाफ पर। ठीक है, अब देखो हमारे लिए क्योंकि ये कैरिकुलम की बात करी गई है तो ये जो कैरिकुलम है इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, एंड स्टेट लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हम इसको मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें कोट कर सकते हैं।
अब देखो ये इसलिए दिल्ली सरकार लेकर आई है जैसे वो मोटिवेट कर सके बच्चों को, सोसाइटी में एडवांसमेंट ला सके, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से बच्चों को आगाह करवा सके, क्योंकि खाली बुक से पढ़ने से कुछ नहीं होता, बच्चों के पास इन लाइफ स्किल्स भी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जब वो स्कूल पास कर लेंगे किस टाइप की सिचुएशन उन्हें देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी से उनको ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है एंड उनके पोटेंशियल को बढ़ाने की बात करी जा रही है। देखिए हैप्पीनेस कैरिकुलम की जब हम बात करते हैं तो मेन एम उसका ये है कि इमोशनल रेजिलियंस इन चिल्ड्रन को वो लेकर आ सके होलिस्टिक मैनर में, एंड ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि स्किल ऐसी क्रिएट कर सके बच्चों के अंदर कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो सोच सकें कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, एम्पावर करें उनको कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें एंड क्रिएटिवली वर्क कर सकें। वेरएज देशभक्ति कैरिकुलम की जब हम बात करते हैं तो ये इसलिए आता है कि बच्चों के अंदर सेंटिमेंट्स हों अपने देश के प्रति, वो उसको लव दिखा सकें, प्राइड महसूस करें कि वो हमारे इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसलिए आया है देशभक्ति कैरिकुलम। द कैरिकुलम इज डिजाइन टू इंश्योर द स्टूडेंट्स आर मेड अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। लोगों ये इसलिए भी आया है जैसे क्या करें बच्चों के अंदर ये चीज़ को लेकर आए कि देश के प्रति उनके कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनको उनको पूरा करना है। खाली राइट्स को एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जिनको एज सिटीज़न हमको पूरा करना है। जैसे कि हमें हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट रखनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट रखनी है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, यूनिटी को मेंटेन करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें लेकर आना। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की अगर हम बात करें तो जुलाई 2019 के अंदर ये आया था एंड ये चीज़ को देखता है कि बच्चे जो हैं अपने करियर पाथ को अच्छे से चुन सकें, वो सिर्फ जॉब सीकर ना रह जाएं कि वो अपने स्किल के बेसिस पर जॉब को सीख कर रहे हैं, जॉब को देख रहे हैं, वेरएज वो जॉब प्रोवाइडर भी बन जाए। हो सकता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे आगे जाके लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी बेसिस पर बच्चों को प्रिपेयर करने की बात करी जा रही है, क्योंकि हमें पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है, स्टार्टअप्स फॉर्म हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो बच्चे भी आगे आगे जो है हमें अलग अलग फील्ड्स में जाते हुए नजर आएंगे, तो उनको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने बोला अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड रेमेडियल प्रोग्राम्स को लेकर आएंगे। एग्जामिनेशन हम इस बेसिस पर लाएंगे कि कोई चीटिंग नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक आर्टिकल दिल्ली सरकार से रिलेटेड हमें देखने को मिला। फिर आया एक और आर्टिकल दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड, प्लास्टिक बैन वॉलेटर टू फेस पेनल्टीज जेल टर्म। जो दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने बोला है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लग गया है 19 आइटम्स के ऊपर, अगर आप उसको वॉयलेट करते हो तो आपको जेल टर्म भी हो सकता है अप टू 5 ईयर्स, या फिर आपको फाइन भी देना पड़ सकता है 1 लाख रुपए तक का, या फिर हो सकता है दोनों ही आपको देने पड़े अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो लोगों को वो आगाह कर रहे हैं कि आप वॉयलेट ना करें। ये जो कप हो गए, स्ट्रॉ हो गई, प्लेट हो गई, ठीक है, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनती है, इनको इस्तेमाल नहीं करें। अब मेन इसमें बात यह है कि सरकार ने एक मेजर स्टेप लिया है जो कि बहुत अच्छा स्टेप है एनवायरनमेंट के लिए, बट उतना ही जल्दी सरकार को अवेयरनेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई डिसीजन सरकार ले रही है तो लोगों को उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड क्या करना है दिल्ली सरकार को, ऑल्सो प्रमोट करना है ऑल्टरनेटिव्स को। कल ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि बैन तो सरकार ने लगा दिया पर ऑल्टरनेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे हमें देखने को मिल रहे हैं, लोग आगे आगे नहीं बढ़कर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। दूसरा आर्टिकल है गवर्नमेंट अनाउंसेस प्रोजेक्ट टू क्लीन यमुना। यमुना रिवर जो है वो हमें पता है दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स भी है यहाँ का। तो इसके अंदर क्या है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर पोल्यूशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो सरकार है वो क्या करेगी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, उसको अपग्रेड करेगी, क्लीनिनेस के ऊपर ध्यान देगी। तो यहाँ पर एक हमें आर्टिकल उसके रिगार्डिंग देखने को मिला है। पेज नंबर 3 पर आप एक इमेज को देखेंगे जो कि दाल लेक से रिलेटेड है, एंड बच्चे क्या कर रहे हैं, दाल लेक के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। तो ये हमें देखने को मिला। अब देखो दाल लेक हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसकी लोकेशन, ये श्रीनगर के अंदर है, एंड उसके बाद ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं,
एंड इन्जॉय करते हैं। एंड इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, जैसे कि फिशिंग हो गया, वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में ये देखने को मिलता है, इतना खूबसूरत है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं। ऑल्सो कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस समय टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि लोग यहाँ पर जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल आया है, 6 आइडेंटिफाइड फॉर ब्रीच कॉजिंग सिलचर फ्लड। देखिए असम की जो सिचुएशन है हम उसे रेपिटेटिवली कवर कर रहे हैं। असम के अंदर हमें फ्लड लाइक कंडीशन देखने को मिल रही है, जिसका मेजर सोर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। एंड ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि फ्लड एंड लैंडस्लिप से 230 पीपल हैव बीन किल्ड, ठीक है। इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, बहुत सारे लोग इल हो गए हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, बहुत सारे लोगों का घर जो है वो ढह गया है, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है उनको ड्रोन्स के थ्रू हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करी जा रही है। एंड मेजर सोर्स इसका रहा है फ्लड एंड लैंड स्लिप, ठीक है। जो ऊपरी सतह होती है लैंड की वो कहीं ना कहीं स्लिप कर गई है, इसकी वजह से भी जो सिचुएशन है वो ख़राब देखने को मिल रही है। अब देखिए पेज नंबर 4 पे एक और आर्टिकल है, महाराष्ट्र रिलीजेज वाटर फॉर तेलंगाना। तो यहाँ पर गोदावरी रिवर से रिलेटेड एक आर्टिकल हमें देखने को मिला है। एंड गोदावरी रिवर से अगर आया है तो गोदावरी रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस रिवर की क्या ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, ठीक है। तो ये सबको हम कवर करेंगे। द गोदावरी रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग टूवर्ड्स शिव सागर प्रोजेक्ट इन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना from the upstream Babli barrage in Maharashtra, as the gate of the reservoir were lifted by the authorities of Maharashtra Water Resources Department in the presence of Irrigation Department, engineers of Telangana and the Central Water Commission। तो महाराष्ट्र ने रिलीज़ कर दिया बाबली बैरेज का जो गेट है, एंड तेलंगाना के पास हमें पानी जाता हुआ नज़र आया है। अब देखो कोई भी वाटर से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि अभी तक बहुत सारे डिस्प्यूट आ गए हैं। डिस्प्यूट ज़्यादातर इंटर स्टेट होता है कि आपने हमें एडिक्वेट वाटर प्रोवाइड नहीं करा, आप गेट्स को नहीं खोल रहे हैं जिससे पानी हमारे तक आ सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो गोदावरी से रिलेटेड भी पहले बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी, बट चलो यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया एंड तेलंगाना की तरफ जो वाटर है उन्होंने क्या किया, उसको रिलीज़ कर दिया, जिससे वो भी अपनी जो वाटर की जो यूजेज है उसको देख सके। अब देखिए गोदावरी रिवर को जब हम देखते हैं तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एंड इट राइजेज फ्रॉम त्रिम्बलेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। एंड फ्लोज फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट 1465 किलोमीटर्स बिफोर आउटफॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल के अंदर ये जो है वो ड्रेन कर जाता है। ड्रेनेज बेसिन की जब हम बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन एडिशन कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश के, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, इन सब से गुजरते हुए ये ड्रेन करता है। ट्रिब्यूटरीज हम इसकी देख सकते हैं, प्रवारा, पूर्ण, बंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेंगंगा, फिर पनहिता, ठीक है। कंबाइंड फ्लो ऑफ वेनगंगा, पेनगंगा, वारधा, फिर उसके बाद इंद्रावती, मन्नेर, सबरी, ठीक है। ये सब जो है वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुंभ मेला है, इट ऑल्सो टेक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर इन नासिक, ठीक है। ये एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हमें गोदावरी रिवर का देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गोदावरी रिवर की, एंड आप इससे आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हमें पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल देखने को मिलता है, क्लियर सिग्नल द फ्रिंज आउट टू रीड। अब ये जो है एडिटोरियल, ये हमें नुपुर शर्मा की जो मेन जो उन्होंने बात कही है, जो स्टेटमेंट बोली है, उससे रिगार्डिंग उसके बेसिस पर हमें देखने को मिला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो भी जो स्टेटमेंट दी है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देश के अंदर देखने को मिल रही है एंड सिचुएशन जो है वो भड़क गई है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपोलोजाइज़ करना चाहिए उनको, कंट्री को। अब ये जो है इसकी जो टाइमिंग अगर हम देखें वो हमें डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक टाइमिंग अलग सी देखने को मिली। इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू वॉज टू रीच कतर ऑन द लास्ट लेग ऑफ 3 नेशन टूर, ठीक है, जब ये सिचुएशन एकदम से अराइज हो गई। एंड ईरान फॉरेन मिनिस्टर वॉज टू अराइव
ऑन हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। उस टाइम पर ये सिचुएशन आई। मोदी सरकार जो है इट हैव ऑल्सो टेकन रिमार्केबल इनिशिएटिव टू इम्प्रूव टाइज विद मैनी वेस्ट एशियन गल्फ कंट्रीज in part to ensure energy security and to attract investment from there in the infrastructure sector। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि जो सरकार है अभी प्रेजेंट वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपना जो एसोसिएशन है उसको बढ़ा रही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रेजेंट सरकार है उनको इसके बारे में आउटराइटली बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए, ठीक है, ना कि इनडायरेक्टली बोलना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने मेंशन किया था वाया अ ब्लॉग उनके चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में, मिस्टर अब्बास रमसादा के बारे में। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मदर उनके और उनके फ्रेंड के बीच में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी, साथ में एक फैमिली की तरह वो रहते थे। अब उन्होंने ये सब बातें जो बोली हैं कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली एड्रेस किया है जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको, पर इनडायरेक्टली कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने से कुछ नहीं होगा, ये आर्टिकल ने बोला है, बल्कि सामने आकर बोलना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत हुई है उसके बारे में बोलना चाहिए एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि हम क्या करें कि डॉज करने की कोशिश करें सिचुएशन को। एंड इंडिया की जो इमेज है कि इंडिया एक प्लूरल कंट्री है, एक डाइवर्स कंट्री है एंड हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव रखते हैं, ठीक है, इसको हमें इंटैक्ट रखना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है हमारी उसको हमें इंटैक्ट रखना चाहिए। इस आर्टिकल में यही बात कही गई है। उसके बाद पेज नंबर 9 पर आर्टिकल है सेडिशन लॉ शुड गो, ठीक है। ऑपोजिशन के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने कहा है कि रिपील कर दिया जाना चाहिए कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉ को, ठीक है। तो सेडिशन लॉ से रिलेटेड इनकी जो थिंकिंग है वो हमें बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलती है। इन्होंने बोला है कि सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड यानी कि सेडिशन जो है उसका हमें मिसयूज देखने को मिला है। वो सेडिशन को डिफाइन करता है एज ब्रिंगिंग और अटेम्प्टेड टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड या कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड क्रिमिनलाइजेज इट, ठीक है। इस ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कॉलोनियल एरा सिचुएशन है, एक कॉलोनियल एरा हमें लॉ देखने को मिलता है, तो इसको रिपील करो। एंड इन्होंने बोला है कि हमें आगे जाके और बेटरमेंट होनी चाहिए इसके लिए। क्यों? क्योंकि लोग क्या हैं, लोगों को एक्यूज़ कर दिया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, हेट रेट फैला रहे हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ वो डिसीजन ले रहे हैं जो कि गलत है। अब देखो इससे रिगार्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सेक्शन 124A क्या है, सेडिशन क्या है। तो सेडिशन सबसे पहले तो एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कमाउडेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। बिफोर इंडिपेंडेंस 1870 की अगर हम बात करें तो सेडिशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश टू द IPC कि वो क्या कर सके, इंडियंस के ऊपर नज़र रख सकें एंड इंडियंस को क्या करें, जेल में डाल दे कैसे ना कैसे सेडिशन के केसेस के बेसिस पर कि वो क्या कर रहे हैं कि हेट रेट फैला रहे हैं एंड वो गलत बात कहने की कोशिश कर रहे हैं देश के प्रति। द ब्रिटिश रूलर्स यूज्ड द लॉ टू मजल द डिमांड्स फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए अगर कोई डिमांड करता था तो क्या करते थे, लोगों को सेडिशन केस के अंदर जेल के अंदर डाल देते थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो फर्स्ट पर्सन थे जिनको कन्विक्ट किया गया था फॉर द सिटीजन इन द कॉलोनियल इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 के अंदर डिस्कशन हुए, इंडियन लीडर्स एग्री टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने मान लिया था कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी अपने हित को आगे लाने के लिए, पर अभी तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं। बट 1949 के अंदर सेडिशन इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन November 26 दिस ईयर। यहाँ पे मेन डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर मेनली उसको पार्ट नहीं बनाया गया, ऐसा प्रॉपर वे में कह दिया। हाउएवर सेक्शन 124A रिमेन्स इन दी IPC, ये हमें 1949 के अंदर देखने को मिला। 1951 के अंदर नेहरू गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज A and puts in reasonable restriction on the right to freedom of speech, ठीक है। तो नेहरू गवर्नमेंट 1951 के अंदर आर्टिकल 19(1) क्लॉज A जो है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती हुई हमें सामने आई। उन्होंने बोला तो राइट टू जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है, लिमिटेशन जो है वो लगाई जा सकती है। 1974 के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो आई, उन्होंने सेक्शन 124A को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया एंड ऑथराइज कर दिया पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट इन केसेस के बिहाफ पर।
तो देखो ये जो सेक्शन 124 है आईपीसी का, ये सेडिशन के बारे में बताता है। एनी पर्सन बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू, बोलने के थ्रू, चाहे वो बोले हुए हो, चाहे वो लिखे हुए हो, साइन बेसिस पर हो या विजुअल बेसिस पर हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप कर रहे हो, या अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटरेट या कंटेम्प्ट, उसे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हेटरेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेम्प्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स दी सरकार, तो सेडिशन का जो लॉ है वो हमें इन्फोर्स आता हुआ नजर आएगा। डिसअफेक्शन का मतलब है कि डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ एनिमिटी आप प्रेजेंट सरकार के खिलाफ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, देश के प्रति आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। However, comments without exciting or attempted to excite hatred, contempt, disaffection will not constitute an offense under this section. ठीक है, कमेंट्स विदाउट इंसाइटिंग, अगर किसी कमेंट के अंदर ये सब हमें एलिमेंट नहीं देखने को मिलेंगे, हेट्रेड नहीं है, कंटेम्प्ट नहीं है, डिसअफेक्शन नहीं है, तो उसको एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल भी नहीं मिलेगी। पनिशमेंट भी यहाँ पर रेंज करती है फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years टू अ लाइफ टर्म। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जो इम्प्रिजनमेंट है वो हमें देखने को मिल सकती है अगर आप सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी की बात करते हो या सेडिशन की बात करते हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेडिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ये जो आर्टिकल है इसको हमने सिर्फ सेडिशन के बेसिस पर पढ़ा है कि सेडिशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। डीआरडीओ कैरीज आउट टेस्ट फ्लाइट ऑफ ऑटोनॉमियस यूएवी। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फ्राइडे को सक्सेसफुली कैरी आउट किया टेस्ट फ्लाइट ऑफ न्यू अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि एक ऑटोनॉमियस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। ठीक है, फ्रॉम एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो टेस्ट फायरिंग है वो देखने को मिली, यानी सक्सेसफुल रही है। दिस फ्लाइट मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन इन टर्म ऑफ proving critical technology towards the development of future unmanned aircraft and a significant step towards self-reliance in strategic defense technology. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है। हमें अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो हैं उनका एक एरा आता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है एंड वो सक्सेसफुल रही है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट स्टेप सेल्फ रिलायंस की तरफ देखने को मिला है जब हम स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। हमने देखा है कि हम पहले भी जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए और कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि रशिया हो गया, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो बेटर ही है अगर हम डिपेंडेंट नहीं हो एंड हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिकली ही इनको बना पाएँ। डीआरडीओ इन प्रोसेस हैं कि वो डेवलप कर सकें यूएवी को ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जिससे वो मीट कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को और भी ज़्यादा इक्विप कर सके। रस्टम 2 जो है द इंडिजीनियस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है, माले जिसे कहते हैं, यूएवी अंडर डेवलपमेंट है, had crossed a milestone by reaching an altitude of 25,000 feet and an endurance of 10 hours in December 2021 and it is being designed to reach an altitude of 30,000। ठीक है, 25,000 तक उसने अचीव कर लिया एल्टीट्यूड को। अभी क्या करा जा रहा है कि जो रुस्तम है उसकी जो कैपेसिटी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की बात करी जा रही है। 18 आवर्स उनका एंड्योरेंस करा जा रहा है फ्रॉम 10 आवर्स एंड 30,000 फीट बढ़ाया जा रहा है उसको। तो डेवलपमेंट जो है वो डीआरडीओ करती चली जा रही है, जिससे जो देश है वो और भी ज़्यादा इक्विप हो जाए एंड कैपेसिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। अगला आर्टिकल हमें इसी पेज पे देखने को मिला। इंडिया आस्क पाकिस्तान टू रिलीज 536 फिशरमैन हेल्ड इन इट्स कस्टडी। इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि आप रिलीज़ कर दो 536 इंडियन फिशरमैन को, जो कि नॉर्मल सिविलियन हैं एंड वो वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं प्रिजनर के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्हें जेल टर्म मिल गया है। ठीक है, क्योंकि उनका कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्सुलर एसेस की बात करी जा रही है। पाकिस्तान हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड इमीडिएट कॉन्सुलर एसेस टू 105 फिशरमैन एंड 20 सिविलियन प्रिजनर्स who have been in Pakistan custody and are believed to be Indians। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सुलर असेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुलभूषण जाधव जो केस था उसमें बेसिकली हमें कॉन्सुलर असेस के बारे में बार बार देखने को मिल रहा था। पहले ये हो रहा था कि उनको भी कॉन्सुलर असेस को प्रोवाइड करो, ये इनका अधिकार है जो कि उनसे नहीं लिया जा सकता, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बोला था। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था एंड आज हमें ये न्यूज़ में देखने को मिला है बहुत दिनों बाद।
तो कॉन्सुलर एसेस जो है वो एक एबिलिटी है ऑफ फॉरेन नेशनल्स टू हैव असेस टू एम्बेसीज ऑफ देयर ओन नेशन इन द नेशन हु इज़ होस्टिंग देम। ठीक है, जिस भी वो कंट्री के अंदर हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने जो एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात कर सकें एंड उनसे कहीं ना कहीं डिस्कस कर सके जो भी सिचुएशन है उसको, एंड हेल्प सीख कर सके। तो ये कॉन्सुलर एसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, इंडिया ने कहा है कि कॉन्सुलर एसेस तो कम से कम उनको प्रोवाइड करो कि वो बता सके कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। चलिए पेज नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड्स फार्मेसी। ठीक है, ये मंडेविया ने बोला है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया की जो फार्मेसी सेक्टर है वो इम्प्रूव कर रही है एंड और भी ज़्यादा हमें ये प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकती है। एंड इम्पॉर्टेंट है ये देश के अंदर स्वास्थ्य को डेवलप करने के लिए एंड ऑल्सो समृद्ध एक डेवलप करने के लिए भारत टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आर मेडिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, मेडिसिन, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं नज़र रखनी पड़ेगी। ऑल्सो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट देना पड़ेगा। स्टेटिंग दैट इंडिया हैड बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बाय स्पेशलाइजिंग इन जेनेरिक मेडिसिन फॉर्मुलाइजेशन and manufacturing and by supplying medicines globally, the minister said there is need to strengthen research in the pharmaceutical sector। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें पता है कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है क्योंकि हम जेनेरिक मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर अच्छी है एंड हम ग्लोबली, हमने कोविड-19 में भी आप देख सकते हैं हमने वैक्सीन्स को प्रोवाइड किया है। तो इंडिया जो है वो सही चल रही है इस समय फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बिहाफ पर अभी हमें ज़रूरत है रिसर्च की, और भी ज़्यादा हमें रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा इस सेक्टर के अंदर। फिर अगला आर्टिकल यहाँ पर है मोदी होल्ड टॉक विद पुतिन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑन फ्राइडे हेल्ड किया एक टेलीफोन कन्वर्सेशन विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली G7 समिट देखने को मिली, अब हम रशिया से बात कर लिए। तो इंडिया क्या करने की कोशिश कर रही है? इंडिया कोशिश कर रही है कि जहाँ से जो बेनिफिट हो उसको हम ले सकें। हमें किसी के साथ भी एकदम से राइवलरी जो है वो नहीं लेकर आनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है in particular they exchange ideas on how bilateral trade in agriculture goods will work, फर्टिलाइजर, फार्मा प्रोडक्ट्स के से रिलेटिंग हमें बातचीत जो है वो देखने को मिली। द टू साइड डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूक्रेनियन क्राइसिस। ठीक है, यूक्रेनियन क्राइसिस के बेसिस पर भी इन्होंने बातचीत करी एंड प्रेसिडेंट पुतिन एक्यूज्ड द वेस्टर्न पावर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ यूक्रेनियन क्राइसिस। तो पुतिन जी ने कहा है, उन्होंने एक्यूज़ किया है G7 कंट्रीज़ को कि उनकी वजह से पीसफुली यूक्रेन का जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि G7 कंट्रीज़ इनके मुताबिक क्या करती है, वो कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर का काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो देखने को मिली है। डिस्पाइट वेस्टर्न ऑब्जेक्शन, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर बायर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल। माना कि ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे, वेस्टर्न ऑब्जेक्शन दिखाए जा रहे थे। ऑल्सो US हमें बार बार कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कह रहा था कि आप रशिया के साथ इंडल्ज मत हो ट्रेड में, पर फिर भी हमने अपना जो ट्रेड है उसको बरकरार रखा है। एंड वी हैव इमर्ज्ड एज अ मेजर बायर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इन द लास्ट 4 months सिंस रशियन इन्वेडेड यूक्रेन। ओके, रशिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर पार्टनर फॉर इंडिया। अगर हम पहले देखें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो यहाँ पर रशिया के साथ हमें एक डेवलपमेंट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर था जो कि इम्पोर्टेंट था। इंडियाज फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एज द मानसून रेन्स विल बी अकम्पनीड बाय खरीफ सोइंग सीजन। ठीक है, इसके बारे में भी बात हुई कि आगे हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है एंड फर्टिलाइज़र के रूप में हो गया, एग्रीकल्चर गुड्स के रूप में हो गया, फार्मा प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, इन सब से रिगार्डिंग जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए पेज नंबर 11 पर आया है गवर्नमेंट हाइक्स ड्यूटी ऑन गोल्ड टू क्वेश्चन रुपी। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने इन अ बिड टू कर्व अ सर्ज इन गोल्ड का जो इम्पोर्ट है एंड चेक विंडफॉल गेन्स बीइंग मेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेज कर दिया है इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है गोल्ड के ऊपर ऑन येलो मेटल फ्रॉम 15%, ठीक है, टू 15% फ्रॉम 10.75%। तो 15% हो गया है, अब ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा अगर आप गोल्ड को बाहर देशों से इंडिया के अंदर लेकर आते हो। एंड ये इसलिए भी सरकार लेकर आई है जिससे
क्या जो इम्पोर्ट है उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट की वजह से क्या होता है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ही बढ़ता है एंड हमें ही बाद में नुकसान देखने को मिलता है। ऑल्सो हमें जो ओवरऑल सिचुएशन हम देखें ग्लोबली, तो पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर भी हमें ऐसे टाइप के जो एक्शन है वो लाने की ज़रूरत थी, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्यूल एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग पेट्रोल, ATF, ठीक है, एज वेल एज डोमेस्टिक सेल ऑफ क्रूड ऑयल, इनसे रिलेटेड भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। The higher gold import levy is expected to help rein in India's rising current account deficit, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मदद करेगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा एंड ईज करेगा प्रेशर ऑन रुपी। पहले ही हमें पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा रुपी है बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू गिर रही है, तो ऐसे जो टाइप के एक्शन है वो तो हमको लेने ही पड़ेंगे। एंड अगर इम्पोर्ट्स अभी भी हमारे देश में ऐसे ही बरकरार रही गोल्ड की, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, इससे रिगार्डिंग भी हमें देखने को मिला है, पेट्रोल के रिगार्डिंग भी देखने को मिला है कि फ्रेश टैक्सेस जो है वो जो है सरकार लेकर आई है। एक्सपोर्टर्स वुड नाउ ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट दैट 50% ऑफ द आउटबाउंड क्वांटिटी of the fuel has been or will be supplied in the domestic market during the current financial year, ठीक है। अगर जो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो 50% जो क्वांटिटी है ऑफ द फ्यूल दे विल समवेयर गिव इट टू द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सबको एक्सपोर्ट कर देंगे एंड इससे क्या होगा, हम डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है जो फ्यूल की उसको देख पाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हो गई या एविएशन टर्बाइन फ्यूल की हो गई, ठीक है, उसको हम देख पाएंगे। द हायर ड्यूटीज on inbound gold shipment will slightly reduce the outflow on the account of gold import and help provide stability, ठीक है। स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी अगर हम इम्प्यूट ड्यूटी को लेकर आते हैं, क्योंकि जो गोल्ड का इम्पोर्ट होता है उसकी वजह से हमें डोमेस्टिकली बहुत सारी जो सिचुएशन है वो ख़राब देखने को मिलती है एंड गोल्ड से कहीं ना कहीं जो फ्यूल के प्राइजेस हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं कि साथ साथ में चलते हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। पेज नंबर 10 पर आया है PMI हिंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्लोड टू अ 9th मंथ लो, ठीक है। तो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमें उसका जो पेस है वो स्लो देखने को मिल रहा है, इन 9 मंथ्स हमें देखने को मिला है एंड जो इन्फ्लेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये एक वरिंग हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। येट अभी भी ज़रूरत है कि हम फैक्ट्री ऑर्डर, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इनपुट बाइंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड जो है देखें सिचुएशन को, एलिवेटेड इन्फ्लेशन जो है उसको कहीं ना कहीं कर करने की कोशिश करें एंड मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उनको हम बढ़ावा दें, ठीक है, ना कि हम ये देखें कि हाँ इनकी जो सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है तो उसको छोड़ दें। द रेट ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स रिमेन्ड हिस्टोरिकली हाई, ठीक है, इसको हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा एंड सिचुएशन को बेटर बनाना पड़ेगा एंड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको हमें हेल्प करनी पड़ेगी एंड कोविड-19 के बाद बेसिकली ये जो सिचुएशन है ये मेजर हमें डिटोरिएट होती हुई नज़र आई है। तो हमें अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब तो कोविड-19 से लोग रिकवर कर गए हैं, सिचुएशन बेटर हो गई है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा जो सेक्टर है उसको भी हमें बेटर बनाना होगा, उसकी भी जो पेस है उसको हमें देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्शंस को लेना होगा जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ पाए। देखिए मूव ऑन करते हैं 11th पेज पर। कार मेकर्स पोस्ट होल सेल्स ग्रोथ एज चिप शॉर्टेज ईजेस, ठीक है। मेजर जो कार मेकर हैं जैसे कि मारुति सुजुकी, हिंडाई, टाटा मोटर्स, फ्राइडे को दे रिपोर्टेड अ ग्रोथ इन पैसेंजर व्हीकल होलसेल इन जून एज पैंडमिक लेड सेमी कंडक्टर शॉर्टेज वोज शोड ग्रेजुअल साइन ऑफ ईजिंग, ठीक है। अब देखो हमें क्या कोविड-19 में देखने को मिला, कोविड-19 के अंदर जो सेमी कंडक्टर हैं उनकी शॉर्टेज हो गई एंड शॉर्टेज की वजह से ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हुई हमें नज़र आई, क्योंकि सेमी कंडक्टर का चिप्स जो होती हैं उनको व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सेमी कंडक्टर क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो बेसिकली आप ये मान सकते हैं वो मटेरियल हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच की होती है, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, इट्स बेसिकली अ मेजर ऑफ द ईज एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट कैन पास थ्रू अ मेटल, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज या जो हीट होती है वो कैसे पास होती है एक मेटल से, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं।
तो कंडक्टर जिनकी हाई कंडक्टिविटी होती है एंड इंसुलेटर जिनकी लगभग नील होती है, उनके बीच में लाया करते हैं ये सेमी कंडक्टर। इनकी जो चिप होती है उनको इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल की मेकिंग में, एंड उनका वाइड स्प्रेड यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एंड सेमी कंडक्टर चिप अकाउंट्स फॉर अ बल्क ऑफ, हमें देखने को मिलता है, एक बल्क देखने को मिलता है इन चिप्स का जो कि इस्तेमाल किया जाता है। अब कोविड-19 पैंडेमिक में इनकी जो हमें सिचुएशन है वो डिटोरिएट होती हुई नज़र आई, एंड क्या हो गया कि शॉर्टेज हो गई कहीं ना कहीं देश में। एंड शॉर्टेज के बाद क्या हुआ कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, जहाँ से हम इनको लेकर आते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा कम हो गया, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। पर अभी क्या है, अब तो देखो सिचुएशन बेटर हो गई है, अब हमें ईजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड इसीलिए ये जो कार मेकर्स हैं इन्होंने एक ग्रोथ देखी पैसेंजर व्हीकल होलसेल्स में, एंड ये एक पॉजिटिव हमें देखने को मिली है सिचुएशन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो सेमी कंडक्टर हैं ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमी कंडक्टर चिप्स का कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 12 पर, हांगकांग मूविंग फ्रॉम केओस टू ऑर्डर। ठीक है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने फ्राइडे को कहा कि हांगकांग वॉज इन अ न्यू स्टेज ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कियोस टू ऑर्डर, कि हांगकांग के अंदर हमें कियोस से जो सिचुएशन है वो बेटर होती हुई नज़र आ रही है, एंड एक ऑर्डर की सिचुएशन आती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एक स्टेबिलिटी आ रही है। एंड जुलाई 1 2022 मार्क करता है 25th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी हैंड ओवर टू चाइना, एंड ऑल्सो सॉ द स्वेरिंग इन ऑफ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली एंड हिज गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हांगकांग एंड चाइना से रिलेटेड हमें एक आर्टिकल देखने को मिला है, एंड इसके अंदर आप ये देखिए कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने बोला है अबाउट वन कंट्री एंड टू सिस्टम मॉडल, जो कि वो हांगकांग से रिलेटेड लाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरएज अगर हम हांगकांग में देखें तो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी है, वो चाइना का पार्ट बनना नहीं चाह रहे। आप बेसिक वे में अगर समझने की कोशिश करें, अगर हम सिंपली इसको पुट करें तो हांगकांग हो गया, ठीक है, एंड मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया, ठीक है, ये दोनों फॉर्मल कॉलोनीज़ हैं एंड कैन हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना। ये बात करता है वन कंट्री टू सिस्टम, कि इनका एक खुद से अलग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, बट मेजर बात यह है कि वो पार्ट रहेंगे, इंटीग्रल पार्ट रहेंगे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। ठीक है, ये बात करता है वन कंट्री उनकी एक ही है कि वो चाइना का पार्ट है, पर उनका दो सिस्टम अलग अलग उनके हो सकते हैं, ठीक है, जो कि है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पर इन्होंने इसी की बात करी। फिर उन्होंने कहा कि कोविड-19 सिचुएशन हांगकांग के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है, तो उसके लिए हम मदद प्रोवाइड करेंगे, एंड उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, एंड कहा कि पीसीआर टेस्ट जो है उनको और भी ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, सिचुएशन को और भी ज़्यादा बेटर कर दो। तो ये जो जी जिनपिंग है इन्होंने ये बात कही है। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल इंपॉर्टेंट है, हांगकांग एंड चाइना का जो स्टैंड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड बस यही इस आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट था। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज इतने ही आर्टिकल्स थे, इतनी ही न्यूज़ थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। द हिंदू न्यूज़पेपर को आप मेरे साथ ऐसे ही कवर करते रहिए। अर्ली मॉर्निंग द हिंदू न्यूज़पेपर आपको हर दिन प्रोवाइड हो जाता है बिटवीन 7 AM टू 8 AM, तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। आपको ही लगेगा बाद में कि हाँ, हमने न्यूज़पेपर कवर कर लिया है, हमने मेजर जो न्यूज़ है उनको कवर कर लिया है। चलिए, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।